हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग WDS सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि WDS सर्वर पर हम लोग कैसे इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, और उसके साथ हम अपनी आंसर फाइल यानी कि अनअटेंडेड फाइल को लिंक कर सकते हैं, जिससे हमारा मैनुअल वर्क सेव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इमेज कैप्चर करने का प्रोसीजर क्या है और ये हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइज फॉर एग्जांपल ये हमारा WDS सर्वर है जो हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किया है। गाइज WDS का रोल इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एक इंस्टॉल की फाइल हमने ऐड की थी WDS सर्वर पर, और एक बूट की फाइल ऐड की थी। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको सर्वर पर शो करता हूँ तो यहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं अपने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को। तो यहाँ पर अगर सर्वर में जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ऐड की थी इंस्टॉल में और दूसरी फाइल ऐड की थी बूट में, यानी कि इंस्टॉल इमेजेस एंड बूट इमेजेस। और ये हमें कहाँ से मिली थी, ये फाइल हमें कैसे मिली थी, यानी कि मैंने इंस्टॉल इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया था, ऐड इमेज, एंड उसके बाद नेक्स्ट किया था, एंड मैंने यहाँ से जब ब्राउज़ किया था सोर्स फाइल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर boot.vim एंड install.vim दो तरह की हम लोगों ने यहाँ पे इमेज ऐड की थी। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे install.vim, और दूसरी फाइल हमारी कौन सी थी, boot.vim। तो ये दो तरह की फाइल हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल की थी। और गाइज उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाई, यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको हाइपर-वी पर शो कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ये हाइपर-वी पर एक मशीन बनाई थी विंडोज़ 10, और जो इंस्टॉल इमेज थी हम लोगों ने अभी इस विंडोज़ 10 टेस्ट मशीन के अंदर इंस्टॉल की थी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विंडोज़ 10 टेस्ट मशीन, यानी ये हमारी विंडोज़ 10 की टेस्ट मशीन थी जो अभी हम लोगों ने क्रिएट की थी। तो गाइस जब हम लोगों ने ये विंडोज़ 10 की मशीन बनाई तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि इसको बूट किया था इस boot.vim के साथ, एंड उसके बाद इस मशीन के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल की थी install.vim। यानी कि जो install.vim है ये हमारी मेन फाइल थी जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल थी, राइट। तो ये सेम install.vim अब इस टेस्ट मशीन पे आ गई है, यानी कि ये टेस्ट मशीन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये install.vim की है। तो गाइज़ अभी हमें क्या करना है, हमें इमेज कैप्चर करनी है। तो इमेज कैप्चर करने के लिए हमें क्या होगा गाइज़, हमें एक मशीन फ्रेश मशीन हमें बनानी ही पड़ती है, यानी कि हमें एक टेस्ट मशीन तो चाहिए ही चाहिए जिसकी हम क्लोनिंग करेंगे। अब आप इसको क्लोनिंग भी कह सकते हैं और इसको हम लोग कैप्चर भी कहते हैं। तो यानी कि इस विंडोज़ 10 टेस्ट मशीन की हम क्लोनिंग करेंगे, और क्लोनिंग इस तरीके से करेंगे कि इस विंडोज़ 10 की मशीन की आइडेंटिटी दूसरी मशीन के लिए सेव ना हो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी ब्रांड की कोई मशीन आती है तो आप उसके ऊपर वो इमेज को यूज़ कर पाएँ। यानी कि अगर आप क्लोनिंग कर रहे हैं तो क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि इस मशीन की क्लोनिंग कर देगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर उस install.vim की क्लोनिंग करेगा उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ, और उसके बाद आप उस install.vim को सारी मशीन्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इस मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और उसके बाद हम लोग इसकी इमेज कैप्चर करेंगे। तो अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर एक कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपनी लोकल मशीन से एक VLC का सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया, यानी कि जो म्यूजिक प्लेयर है। तो यहाँ से आप डाउनलोड में जाके देखिए, यहाँ से मेरे पास VLC का म्यूजिक प्लेयर है, तो मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं इसको डाउनलोड फोल्डर में से डिलीट कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास फिलहाल इस मशीन पर सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि है VLC मीडिया प्लेयर। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो हमें सबके लिए चाहिए, तो यहाँ से मैं एक ये कॉमन इमेज बना दूंगा जो सारे कंप्यूटर्स पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं HR के लिए अलग करना चाहते हैं इमेज कैप्चर, अकाउंट्स के लिए अलग, पेरोल के लिए अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये स्टेप है ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इस मशीन के लिए एक नई कैप्चर इमेज बनाएंगे, यानी कि जैसे हम लोगों ने boot.vim ऐड की थी बूट कराने के लिए, इसी तरह हम लोग अपने WDS सर्वर पर एक कैप्चर इमेज ऐड करेंगे। और ये कैप्चर इमेज कैसे ऐड होगी गाइस, तो उसके लिए चलते हैं अपने WDS पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बूट इमेज, यानी कि कैप्चर इमेज क्या होगी जिससे आप उसको बूट करेंगे। तो अभी इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट कैप्चर इमेज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सेम नाम से ऑलरेडी एक बूट इमेज है, तो यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए विंडोज़ 10 कैप्चर इमेज। सेम इसको आप यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए। अब ये इमेज आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्राउज़ कीजिए, एंड उसके बाद अपनी C ड्राइव में जाइए। जो अगर आपके पास D ड्राइव है तो आप D ड्राइव में भी रख सकते हैं, बट हमारे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं D ड्राइव में जाऊँगा
और रिमोट इंस्टॉलेशन के अंदर या कोई और दूसरा फोल्डर भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं रिमोट इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पर विंडोज 10 कैप्चर डॉट विम के नाम से ये सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ये इमेज सेव हो जाएगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, एंड ये अब प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो कैप्चर इमेज का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऐड इमेज टू द डिप्लॉयमेंट सर्वर नाउ, एंड उसके बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंटर द लोकेशन ऑफ द विंडोज फाइल दैट कंटेन्स द इमेज टू ऐड। नेक्स्ट, ये हमारा जो नाम हम लोगों ने दिया था इमेज नेम। नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड अब यहाँ पर ये ऐड कर रहा है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ से फिनिश करूँगा तो ये सेम इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए हमारी एक कैप्चर इमेज बन गई है बूट के लिए, विंडोज 10 कैप्चर इमेज। यानी अब हम किसी मशीन को अगर बूट करेंगे अपने WDS सर्वर से, यानी कि PXE बूट अगर करेंगे तो हमें वहाँ पर ये दोनों इमेज दिखाई देंगी, बूट इमेज भी और कैप्चर इमेज भी। तो जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, अब हम लोगों ने ये कैप्चर इमेज यहाँ पर बना ली है, यानी कि हमारा जो कैप्चर इमेज वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने इस विंडोज 10 की मशीन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मैंने आपको बताया VLC मीडिया प्लेयर की है। तो उसी तरह जिस भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सारे सॉफ्टवेयर आप इस मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग इस मशीन पर एक सॉफ्टवेयर रन करेंगे जिसका नाम है SysPrep। यानी कि विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं SysPrep। SysPrep क्या करता है गाइज, SysPrep इसकी एक एग्जैक्टली कॉपी बनाएगा, लेकिन वो क्लोन कॉपी नहीं होगी, वो एकदम फ्रेश कॉपी होगी, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स कॉपी होगी। यानी कि जब भी आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ही विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिनिश होता है तो उसके बाद आपके पास एक विंडो आती है प्रिपेयरिंग विंडो, यानी कि आपके जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं कि प्रिपेयरिंग विंडोज, एंड उसके बाद आपको अकाउंट्स क्रिएट करना होता है। तो ये SysPrep आपको ठीक उसी स्टेट पे लेके जाता है, यानी कि उसी स्टेट में ये इमेज कैप्चर करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों को एक मशीन पे एक फ्रेश OS इंस्टॉल करना है, उसके बाद उस मशीन पर वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद हमें अपने WDS सर्वर पर एक कैप्चर इमेज ऐड करनी होगी। एंड कैप्चर इमेज जब हमारी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने विंडोज 10 की मशीन पर और वहाँ पर ये SysPrep नाम की कमांड रन करेंगे। यानी कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, जो कि इमेज कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है। तो यानी कि यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी विंडोज 10 की मशीन पर और यहाँ से जाएंगे विंडोज़ C में, यानी कि C ड्राइव। यहाँ से जाता हूँ मैं विंडोज़, यहाँ से आपको एक्सेस करना है System32, एंड System32 के अंदर यहाँ पर हम लोग SysPrep नाम का ये फोल्डर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं SysPrep, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से इसको रन करना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप विंडोज़ R प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखेंगे SysPrep, एंड अगर इसको आप ओके करेंगे तो ये सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी SysPrep पर डबल क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस विंडोज़ को रिस्टोर डाउन कर देता हूँ ताकि आपके लिए रेजोल्यूशन ठीक रहे। तो गाइस यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब आप सिस प्रिपरेशन टूल चलाएंगे तो यहाँ से आपको जनरलाइज पर क्लिक करना है, यानी कि सिस्टम क्लीनअप एक्शन में आपको क्या सेट करना है, एंटर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद जनरलाइज पे आपको टिक कर देना है। तो गाइज ये जरूर ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर जनरलाइज पर टिक करना है। इसके अंदर आप जाते तो आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देख रहे हैं, एंटर सिस्टम ऑडिट मोड। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हमें जो कैप्चर करनी है इमेज वो हमें करनी है एंटर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि हमें एकदम फ्रेश OS की कॉपी चाहिए, यानी कि हमें इसकी क्लोनिंग करनी है लेकिन एक फ्रेश OS की तरह। एंड उसके बाद शटडाउन ऑप्शन में क्या करना है, आपको यहाँ से शट डाउन कर दीजिए, एंड उसके बाद करेंगे ओके। तो यहाँ से ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे जो SysPrep का जो प्रोसेस था वो फिनिश हो गया है और उसके बाद ये मशीन जो है वो शट डाउन हो गई है। तो गाइस शट डाउन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से जाएंगे Hyper-V की मशीन पर और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है बूट फ्रॉम फाइल। तो अभी आपको क्या करना है, जो नेटवर्क अडेप्टर है इसको आपको टॉप पे कर देना है, यानी कि मूव अप। तो मेक श्योर ये आपका नेटवर्क अडेप्टर टॉप पे होना चाहिए। उसके बाद क्लिक करेंगे अप्लाई ओके, एंड फिर से इस मशीन को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए अभी PXE बूट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने PXE बूट किया है और अभी हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि विंडोज़ 10 बूट इमेज एंड विंडोज़ 10 कैप्चर इमेज। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था अभी कि हम लोगों को एक कैप्चर इमेज बनानी है, यानी कि अभी हम इसको नॉर्मल बूट फाइल से बूट नहीं करेंगे, अभी हमें बूट करना है कैप्चर इमेज के साथ। तो फिर से चलते अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर और मैं यहाँ से विंडोज़ 10 कैप्चर इमेज पर एंटर कर देता हूँ।
और गाइस यहाँ से आपको डिफरेंट इंटरफेस मिलेगा अभी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इमेज कैप्चर विजार्ड। वेलकम टू द विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इमेज कैप्चर विजार्ड। एंड उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है नेक्स्ट। एंड गाइस यहाँ से अब आपको क्या करना है, एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस इमेज, नोट दैट यू विल ओनली सी वॉल्यूम दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर सिस प्रेप। यानी कि अगर मैं यहाँ पर अभी वॉल्यूम टू कैप्चर में अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हो सकता है आपको यहाँ पर डी ड्राइव भी देखने को मिले। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सी ड्राइव भी आती है, अगर आपको यहाँ पर डी या कोई और लेटर देखने को मिल रहा है तो भी वो नॉर्मल है। तो अभी आपको उस ड्राइव लेटर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा सी ड्राइव। एंड गाइज यहाँ से आपको अपनी इमेज का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ विंडोज़ 10 HR, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विंडोज़ 10 HR, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैंने कौन सी इमेज को कैप्चर किया है। तो मैं यहाँ से पर्टिकुलर नाम देता हूँ विंडोज़ 10 HR.vim। सेम आप इमेज डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्लिक नेक्स्ट। एंड गाइज यहाँ से अभी आपको पूछ रहा है न्यू इमेज लोकेशन, यानी कि एंटर ए लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द इंस्टॉल इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम एंड लोकेशन। अगर मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपनी सी ड्राइव को एक्सेस करने के लिए। तो मैं ये सेम फाइल यहाँ पर नाम देता हूँ विंडोज़ 10 HR.vim एंड यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। तो गाइज ये वाला जो ऑप्शन आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं ये लोकली मशीन पर सेव हो रहा है, यानी कि ये इस विंडोज 10 की इस लोकल मशीन के स्टोरेज में सेव हो रहा है। एंड उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है अपलोड इमेज टू ए विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर। अब ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, यानी कि सर्वर पे अपलोड करने वाला जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शनल है। अगर आप ओनली सेव करना चाहते हैं लोकल मशीन पे तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सर्वर पर भी अपलोड हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ अपलोड इमेज टू ए विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर। तो यहाँ पे हमें अपने सर्वर का नाम देना है, यानी हमारे सर्वर का नाम क्या है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर। तो यहाँ पे हमें फुली क्वालिफाइड डोमेन वहाँ पर एंटर करना है। तो इसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो क्या होगा, IT4UDC01.IT4U.in। तो यहाँ से मैं चलूँगा और अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर यहाँ पे मैं लिखूँगा IT4UDC01.IT4U.in एंड इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे अभी आपको एंटर करना है यूज़र नेम। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर उस यूज़र के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमें यहाँ एंटर करने हैं जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। एंड उसके बाद आप डाउन एरो की प्रेस करके पासवर्ड पे आइए। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है एंड उसके बाद आप डाउन एरो से ओके पर एंटर कर दीजिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोर चॉइस पे जाएंगे एंड लोकल और डोमेन अकाउंट पासवर्ड, यहाँ पर हम फिर से यूज़र आईडी एंटर करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IT4U.in एंड उसके बाद सेम पासवर्ड मैं यहाँ से दे देता हूँ एंड उसके बाद क्लिक ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से अगर इमेज ग्रुप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 10। ये कौन सा इमेज ग्रुप है, ये हमारे सर्वर पर हम लोगों ने जो इमेज के अंदर जो ग्रुप बनाया था ये वो ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ अपने सर्वर की मशीन, तो यहाँ से अगर हम लोग इंस्टॉल इमेज में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पर आपके जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे ग्रुप आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग विंडोज़ 10 के ग्रुप में ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ से आपका जो इमेज कैप्चर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये जो इमेज कैप्चर हो रही है ये दोनों जगह सेव होगी, ये लोकल मशीन पर भी सेव होगी और ये सर्वर पर भी सेव होगी। यानी कि जब सर्वर पर सेव होगी तो आपको ये कहाँ पर दिखाई देगी, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ सर्वर की मशीन पर तो ये आपको यहाँ विंडोज़ 10 के अंदर ही यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर अब जो ये इमेज बन रही है ये उस सॉफ्टवेयर के साथ बन रही है। तो चलिए वेट करते हैं, उस इमेज को यहाँ पर ऐड होने देते हैं और उसके बाद हम लोग एक और मशीन बनाएंगे और उस पर ये विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कि हमें वो VLC मीडिया प्लेयर वाला सॉफ्टवेयर मिलता है या नहीं। तो चलिए अभी वेट करते हैं हमारी कैप्चर इमेज को कंप्लीट होने का। तो गाइज इसको मैं अभी यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने पहले भी जो मैं इमेज कैप्चर कर रहा था उसके लिए भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था और इसके लिए भी अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। तो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज कैप्चर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और अभी ये अपलोड कर रहा है जो इमेज हमारे WTS सर्वर पर। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है एंड वो जो इमेज है वो भी अपलोड हो गई है एंड ये लोकली भी सेव हो गई है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फिनिश
फिनिश करने के बाद अपने विंडोज़ सर्वर पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे पास वो इमेज अवेलेबल है या नहीं। तो अभी हमें यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं दिख रही है, तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद फिर से आप इंस्टॉल इमेज में जाएंगे, विंडोज़ 10। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंस्टॉलेशन जो इमेज है वो आ गई है, विंडोज़ 10 hr.vim। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, अप्लाई एंड उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आप हमारी जो इमेज है वो बन गई है विंडोज़ 10 HR, यानी कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इमेज हम लोगों ने HR सॉफ्टवेयर के साथ कैप्चर की है। सो गाइस, हमने इस विंडोज़ 10 टेस्ट मशीन से जो इमेज है वो कैप्चर कर ली है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमें एक और वर्चुअल मशीन बनाएंगे और वहाँ पर जाकर ये टेस्ट करते हैं कि हमारी वो वर्चुअल मशीन से वो जो कैप्चर इमेज हमने की है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अनअटेंडेड यानी कि आंसर फाइल को लिंक कर सकते हैं। मैं उस अनअटेंडेड फाइल को अभी भी लिंक कर सकता हूँ डेप सर्वर से और हम अपनी कैप्चर इमेज के साथ टेस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी मैं अनअटेंडेड फाइल को लिंक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं अपना प्रैक्टिकल करना तो आप आंसर फाइल को अपने डेप सर्वर के साथ लिंक करके भी कैप्चर इमेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने हाइपर-वी मैनेजर पर। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना है वर्चुअल मशीन, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ से आप मशीन का नाम दे सकते हैं एंड यहाँ से अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट। एंड गाइज यहाँ से याद रहे आपको जनरेशन 2 सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ से आप मेमोरी असाइन कर सकते हैं, जितनी भी मेमोरी आप उस मशीन को पर्टिकुलर मशीन को असाइन करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी स्विच आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और गाइज़ ये याद रहे आप ये प्रैक्टिकल इंटरनल और एक्सटर्नल स्विच दोनों पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ IT4U एक्सटर्नल स्विच, क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से आप अपनी डिस्क का साइज़ असाइन कर सकते हैं, यानी कि मैं 50 GB यहाँ से असाइन कर रहा हूँ, क्लिक नेक्स्ट। एंड उसके बाद गाइज़ यहाँ से इंस्टॉलेशन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर, यानी कि हमें यहाँ से PXE बूट कराना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फिनिश। तो गाइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट मशीन है वो बन गई है। तो अभी फ़िलहाल आपको इसको PXE बूट कराना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है इस मशीन पर, उसके बाद जाएंगे आप सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद मेक श्योर आपको यहाँ पर फर्मवेयर में जो आपका जो बूट फ्रॉम नेटवर्क अडेप्टर है ये टॉप पर होना चाहिए। अगर ये टॉप पर नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करके टॉप पे कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मूव अप। उसी तरह आप जब नेटवर्क पे अडेप्टर पे क्लिक करेंगे और नेटवर्क अडेप्टर अगर टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है तो आप उसको मूव अप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओके एंड सबसे पहले हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ से करना है स्टार्ट और वेट करते हैं PXE बूट होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज़ 10 बूट इमेज एंड विंडोज़ 10 कैप्चर इमेज। तो कैप्चर से तो हमने अभी कैप्चर कर लिया है, तो अगर मैं इसको अपने सर्वर पर जाकर इसको डिसेबल कर देता हूँ तो ये कैप्चर इमेज हमें वहाँ से नहीं दिखाई देगी। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, अगर आप मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ इसको एंड उसके बाद जाता हूँ अपने फिर से विंडोज़ सर्वर पर एंड बूट इमेज में जाके, क्योंकि अभी हमें कैप्चर इमेज नहीं चाहिए तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो रेड डाउन एरो देख रहे हो इट मीन्स ये इमेज जो है वो डिसेबल हो गई है। तो यहाँ से जाऊँगा मैं विंडोज़ 10 पर। तो अगर आप दोबारा बूट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर विंडोज़ 10 कैप्चर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो अभी फ़िलहाल हमें बूट करना है इमेज के साथ, तो यहाँ से कर लेता हूँ विंडोज़ 10 बूट इमेज एंड गाइस उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन सी इंस्टॉल इमेज शो करता है इंस्टॉल करने के लिए। सो गाइस जैसे कि हमने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि वो पर्टिकुलर इमेज लोकल मशीन पर भी सेव हो जाए और सर्वर पर भी सेव हो जाए, क्योंकि वो सर्वर पे सेव हो चुकी है इसलिए मैंने लोकल मशीन पे आपको शो नहीं किया है। अगर आपकी सर्वर पे सेव नहीं होती है तो इसको रीइमेज करने से पहले आप उस लोकल इमेज को पहले कॉपी कर लीजिए और उसको फिर से आप ऐड कर सकते हो अपने सर्वर पे। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास विंडोज़ डेवलपमेंट सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है या फिर उस अकाउंट का पासवर्ड जिसके पास एडमिन राइट्स होंगे। सो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज़ 10 प्रो एंड विंडोज़ 10 HR। विंडोज़ 10 प्रो कौन सी थी, जो हम लोगों ने फ्रेश विंडोज़ पहले यहाँ पर ऐड की थी। और इस केस में भी गाइज अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्वर पर जाता हूँ फिर से विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर पर,
अगर अब आप चाहते हैं विंडोज़ 10 में से कि आपको ये विंडोज़ 10 प्रो दिखाई ना दे, तो इसको भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि अभी फिर आपको ओनली विंडोज़ 10 HR शो करेगी। यानी कि ये हमारी कैप्चर इमेज है, हमने सॉफ्टवेयर के साथ कैप्चर की है। और जो विंडोज़ 10 प्रो है ये हमारी नॉर्मल इमेज थी जो हम लोगों ने ISO से ऐड की थी। तो अभी मैं चलता हूँ फिर से अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर और यहाँ से HR को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इस वर्चुअल मशीन पर जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी हमारे पास ये विंडो यहाँ पर क्यों शो कर रही है, बिकॉज हम लोगों ने अभी अनअटेंडेड यानी कि आंसर फाइल को अपने वेब सर्वर से लिंक नहीं किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आंसर फाइल यानी कि अनअटेंडेड फाइल को अपने वेब सर्वर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आपको ये मैनुअल स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फ़िलहाल इसको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर हमारा जो VLC मीडिया प्लेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किया था वो अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो विंडोज़ है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और ये सॉफ्टवेयर जो VLC मीडिया प्लेयर का आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया था हमारी इस पर्टिकुलर इमेज में। यानी कि ये इमेज हम लोगों ने कैप्चर की है HR डिपार्टमेंट के लिए। तो गाइज सेम उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक HR की इमेज बनाई है यानी कि HR डिपार्टमेंट के लिए इमेज बनाई है, उसी तरह आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए या डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फिर किसी और पर्पज़ के लिए आप कोई कस्टमाइज इमेज बनाना चाहते हैं यानी कि इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो ये आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग WDS को कॉन्फ़िगर करते हैं और कोई पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग अनअटेंडेड यानी कि आंसर फाइल को वेब सर्वर के साथ लिंक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो हमारी विंडोज़ की मशीन है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये मशीन हमारी डोमेन के साथ ज्वाइन नहीं हुई है, यानी कि ये अभी वर्क ग्रुप में काम कर रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ sysdm.cpl तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये वर्क ग्रुप में है यानी कि ये डोमेन में ज्वाइन नहीं हुई है और इसका जो कंप्यूटर नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूनिक नेम आ गया है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि कैसे हम लोग अनअटेंडेड यानी कि आंसर फाइल को अपने वेब सर्वर के साथ लिंक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम चलते हैं अपने वेब सर्वर पे। सो गाइज मैंने फ़िलहाल एक नई आंसर फाइल यानी कि नई अनअटेंडेड फाइल को क्रिएट किया हुआ है। यानी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट की थी विंडोज़ 10 ISO के लिए, बट अभी जो मैंने अनअटेंडेड फाइल बनाई है ये डिफरेंट है, यानी कि ये हमारे वेब सर्वर के लिए है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें कि मैंने इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं और ये अनअटेंडेड फाइल मैंने कैसे बनाई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से आपको जाके शो करता हूँ विंडोज़ सिस्टम इमेज मैनेजर, यानी कि ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर, यहाँ से मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है। तो ये आपको कैसे मिलता है विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर, उसके लिए आपको ये सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। ADK सेटअप ये आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना है और ये सिस्टम मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे फाइल पर न्यू आंसर फाइल, क्लिक यस। तो यहाँ से आपको अपनी इंस्टॉल इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ C ड्राइव, रिमोट इंस्टॉल, इमेजेस, विंडोज़ 10, तो यहाँ से अगर मैं इस विंडोज़ 10 प्रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद क्लिक यस। तो गाइज़ यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा, अगर आप इंस्टॉल इमेज यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज मैं आपको ये बाद में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम अनअटेंडेड फाइल को क्रिएट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हमारी XML फाइल पर। तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप करके कैंसिल कर देता हूँ।
तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की है, बट तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना और ये फाइल मैं अपनी वेबसाइट पर यानी कि it4u.in पर मैं अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस फाइल में क्या क्या चेंज करना है। तो गाइज़ उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल नेम में आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने नाम दिया हुआ IT4u। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेंज करके जो भी आपका डोमेन यानी कि जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो दे सकते हैं। आप अपने डोमेन का नाम भी रख सकते हैं या आप अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की के लिए आपको क्या करना है कि ये जो एक्स आप देख रहे हैं, बिकॉज मेरे पास अभी कोई वैलिड प्रोडक्ट की नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ से ब्लैंक कर दिया है। तो आपके पास जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट की है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर टेस्टिंग के लिए अगर आपके पास कोई डेमो की है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर IT4u कर दिया, तो आप यहाँ पर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम डाल दीजिएगा यानी कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एंड उसके बाद रजिस्टर ओनर, यहाँ पर आप देख रहे हैं IT4u, तो ये भी आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर ओनर का नाम डाल देना है। और गाइज़ उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डोमेन की भी डिटेल आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यानी कि यहाँ पर डोमेन में आपको अपने डोमेन का नाम डालना है, यानी कि जिससे आपकी मशीन कनेक्ट होगी उस डोमेन का नाम यहाँ पर आपको डालना है, यानी जो भी आपके डोमेन का नाम है। तो मेरे डोमेन का नाम है it4u.in, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया it4u.in। और उसके बाद आपको यूज़र नेम में डालना है एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट, या फिर उस यूज़र का आपको यहाँ पर यूज़र नेम देना है जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। यानी कि ये कौन सा अकाउंट है, ये वो अकाउंट है जो आपके डोमेन में उस मशीन को ज्वाइन करेगा। और उसके बाद सेम उसी अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, जैसे कि मेरा जो यूज़र नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं कोई दूसरा अकाउंट अभी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ और उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है ज्वाइन डोमेन it4u.in, दोबारा से आपको यहाँ पर नाम देना है यानी कि जो भी आपके डोमेन का नाम है। एंड उसके अलावा अभी फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं यूज़र अकाउंट, यानी कि ये यूज़र अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आपके उस मशीन पर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है लोकल अकाउंट एंड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड सेट किया है कि ये उस लोकल अकाउंट के साथ ये पासवर्ड सेट हो जाए। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, यानी कि उसके डिस्क्रिप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर मेंशन हो जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एंड जो उसका डिस्प्ले नेम होगा वो होगा लोकल एडमिन। एंड वो किस ग्रुप का पार्ट होगा, यानी कि ये लोकल एडमिन जो अकाउंट बनेगा ये किस ग्रुप का पार्ट होगा, ये होगा एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप का पार्ट। तो यानी कि ये जो लोकल एडमिन है ये किस ग्रुप का मेंबर होगा, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, तो इसके पास एडमिन के राइट्स आ जाएंगे। एंड जो उसके लिए जो नाम हम यूज़ करेंगे लॉगिन के लिए, लॉगिन नेम, वो होगा लोकल एडमिन। तो अगर आप यहाँ से कोई और नाम देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग दूसरा नाम भी वहाँ पर दे सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आपको फिर से यहाँ पर अपने डोमेन का नाम लिख देना है या फिर अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम है IT4u, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है और यहाँ पर रजिस्टर ओनर में भी सेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो भी आप टाइम जोन यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम जोन में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, यानी कि जो भी टाइम जोन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। एंड गाइस उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और इस फाइल को मैं अपलोड करूँगा अपनी वेबसाइट पर और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो चेंजेस करके भी आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड अभी हमें क्या करना है, उसके बाद हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद मुझे जाना दिस PC में, C ड्राइव, यानी कि मुझे जाना है रिमोट इंस्टॉल में जहाँ पे आपने ये फ़ोल्डर स्टोर किया हुआ है। तो गाइज़ आपको C ड्राइव में नहीं जाना है, बेसिकली आपको वहाँ जाना है जहाँ पर आपका ये रिमोट इंस्टॉल का फ़ोल्डर है। तो मैं रिमोट इंस्टॉल के फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर देख रहे हैं WDS क्लाइंट अनअटेंडेड, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर इस फाइल को पेस्ट कर देना है। तो ये फाइल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपना डेप सर्वर पर। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IT4u DC01.it4u.in यानी कि FQDN नेम पर आप जब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है PXE रिस्पॉन्स में। PXE रिस्पॉन्स में क्या करना है गाइज़, यहाँ से आपको करना है रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नोन एंड अननोन। तो रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवर फॉर अननोन कंप्यूटर्स, इसको आपको यहाँ से टिक कर देना है एंड अप्लाई। तो उसके बाद आपको जाना है ADDS में। ADDS में जाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे द फॉलोइंग लोकेशन, यानी कि मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लेता हूँ हमारी एक्टिव डायरेक्टरी को और यहाँ से मैं जाता हूँ IT4u। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नया OU बना दिया WDS अप्रूव्ड, यानी कि ये मैंने कहाँ पर बनाया है। अगर मैं यहाँ से अपनी एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करता हूँ तो यहाँ से मैं आपको शो कर देता हूँ।
तो IT4U के अंदर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक नया OU बना दिया WDS अप्रूव्ड। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि अप्रूव करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर जो आपकी मशीन है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाए, तो मैं इसको यहाँ से मेंशन कर देता हूँ कि WDS अप्रूव के अंदर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाथ आ गया है, इसको भी यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। एंड उसके बाद जाना आपको बूट। तो बूट में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नॉन क्लाइंट्स और अननोन क्लाइंट्स के लिए अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रिक्वायर द यूज़र टू प्रेस द F12 की टू कंटिन्यू द PXE बूट, कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं तो जैसे ही आप PXE बूट करेंगे तो आपको F12 प्रेस करना मैंडेटरी होगा। यानी कि स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, जैसे आप मशीन ऑन करते हैं तो F12 की प्रेस करते रहते हैं, जिसके बाद वो PXE बूट होता है, बट उसके बाद आपको फिर से F12 प्रेस करना होता है। तो अगर आप फिर से F12 प्रेस नहीं करना चाहते तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ऑलवेज कंटिन्यू टू PXE बूट नॉन एंड अननोन क्लाइंट्स के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट बूट इमेज आ रहा है गाइज, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट बूट इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बूट इमेजेस हैं तो आप यहाँ से भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास एक ही बूट इमेज है और हम एक ही यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। एंड उसके बाद आपको जाना है क्लाइंट में। तो क्लाइंट में जाने के बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से आपको अनेबल अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन पे टिक कर देना है, यानी कि इसको अनेबल कर देना है। और यहाँ पर आपको जाना है 64 आर्किटेक्चर में, यानी कि हमारी जो मशीन है वो 64 बिट हार्डवेयर है, तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से ब्राउज में करके आपको क्या करना है, रिमोट इंस्टॉलेशन के फोल्डर में जाना है, यानी कि वो रिमोट इंस्टॉलेशन का फोल्डर कहाँ पे था, मेरी C ड्राइव में। यानी कि जहाँ भी आपने रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वहाँ पर आपको जाना है और उस अनअटेंडेड फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद सेम आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ से भी आपको सेम फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज उसके बाद देख रहे हैं आप ज्वाइनिंग ए डोमेन, तो यहाँ पर आप इसको टिक नहीं करेंगे, इसको अनटिक ही छोड़ दीजिए। एंड उसके बाद आपको आना है क्लाइंट लॉगिंग में, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए अनेबल क्लाइंट लॉगिंग, इसको भी यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। यानी कि हमें 64 आर्किटेक्चर एंड 64 UEFI आर्किटेक्चर में हमारी अनअटेंडेड फाइल को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अप्लाई। एंड उसके बाद आ रहा है आपको DHCP में, तो DHCP में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं मल्टीकास्ट में, मल्टीकास्ट में भी आपको यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एडवांस में भी यहाँ से आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड उसके बाद आप नेटवर्क देख रहे हैं, तो नेटवर्क में भी आपको यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड TFTP में भी आपको किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं करने। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ ओके। तो गाइज़ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पर राइट क्लिक किया था, हमारे FQDN पर प्रॉपर्टीज़ में गए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट ऑप्शन देखे थे। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने विंडोज़ 10 पर, यानी कि इंस्टॉल इमेजेस के अंदर हमारी जितनी भी इमेज है वहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हम लोग ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाएंगे आप प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं अलाउ इमेज टू इंस्टॉल इन अनअटेंडेड मोड, तो यहाँ से आपको इसको टिक कर देना है। तो यहाँ से अगर आपने ये टिक किया हुआ है तो इसमें क्या होगा गाइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पर जो अनअटेंडेड फाइल को सेलेक्ट किया है ये उसको उठा लेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक अनअटेंडेड फाइल है इस पर्टिकुलर इमेज के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे सेलेक्ट फाइल, ब्राउज़, एंड उसके बाद जाइए अपनी C ड्राइव में, यानी कि रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर में। यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके, तो गाइज अभी फिलहाल मेरे पास ये सेम XML यानी कि सेम आंसर फाइल है, अनअटेंडेड फाइल। अगर आपके पास मल्टीपल अनअटेंडेड फाइल्स हैं तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर इमेज के लिए पर्टिकुलर अनअटेंडेड फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट यही रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिलहाल एक ही है। एंड अप्लाई ओके। तो गाइज यहाँ से इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ से अगर आपने इसको टिक नहीं किया होगा तो आपकी XML फाइल काम नहीं करेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ हमारे Hyper-V मैनेजर पर और वहाँ पर एक नई मशीन हम लोग क्रिएट करते हैं Hyper-V पर, जिसके साथ अब हम लोग इस इमेज को टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे जो XML फाइल है वो अच्छे से काम करती है या नहीं। और उससे क्या होगा, जब हम नई मशीन बनाएंगे तो हमें वो डोमेन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस पर कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपके पास स्ट्रेट अवे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि लॉगिन की विंडो आ जाएगी और वहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने Hyper-V मैनेजर पर। तो इस मशीन को मैं यहाँ से अभी टर्न ऑफ कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ आप हमेशा शट डाउन कीजिए बिकॉज इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसी टेस्ट मशीन पर हम लोग उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड सेटिंग्स में जाता हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रॉमवेयर में से आपका नेटवर्क अडेप्टर टॉप पे होना चाहिए। एंड यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके एंड इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ अभी इस मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार अपने डेप सर्वर पर जाएंगे और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड ओल्ड टास्क में जाके एक बार सारी सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दीजिए, यानी कि इससे WDS की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट हो जाएंगी। या फिर आप यहाँ पर जाके
सर्वर को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास फ़िलहाल ये रेडी हो गया है, तो हम लोग चलते हैं फिर से अपनी वर्चुअल मशीन पर और इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट ID 1 वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक आप अपने डेप सर्वर से इस रिक्वेस्ट ID इस मशीन के लिए अप्रूवल नहीं देंगे, ये इससे आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अभी हम चलते हैं फिर से अपने डेप सर्वर पर और यहाँ से आपको जाना है पेंडिंग डिवाइसेस में। पेंडिंग डिवाइसेस में मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिवाइस ID आ गई है एंड रिक्वेस्ट ID आ गई है कि ये कौन सी मशीन के लिए है एंड स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग आ गया है। और गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रही है ये मशीन, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारी मशीन यहाँ पर शो करने लगेंगी। तो अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्रूव, नेम एंड अप्रूव, रिजेक्ट एंड हेल्प। अप्रूव क्या है कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे अप्रूव कर दीजिए बिना नाम के, तो वो डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगी। नेम एंड अप्रूव में क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं उस मशीन को कोई पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड जो रिजेक्ट वाला ऑप्शन है ये उसके लिए अगर किसी ने एक्सीडेंटली F12 प्रेस कर दिया है एंड वो मशीन अगर पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए, तो आप रिजेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ नेम एंड अप्रूव, तो मैं नेम एंड अप्रूव पे क्लिक करूँगा एंड गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं डिवाइस नेम। तो मैं यहाँ से अगर इस मशीन को डिवाइस नाम दे देता हूँ IT4U टेस्ट मशीन एंड यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट द डिवाइस इन द डिफ़ॉल्ट OU और क्रिएट द डिवाइस इन द OU स्पेसिफाइड बिलो। तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड OU में इसको देना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट एंड यहाँ से सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी, नेक्स्ट, और यहाँ से भी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी, क्लिक नेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन राइट्स भी आ रहे हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। अगर आप उस मशीन को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर यूज़र में जाके फुल राइट्स भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब आप फुल राइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस यूज़र से इसको ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट देता हूँ, चेक नेम्स, तो यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से उसको फुल राइट्स मिल जाएंगे, क्लिक ओके। अगर आप ये कॉन्फ़िगर यूज़र नहीं करना चाहते हैं तो भी आप फिनिश कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वाइन द डोमेन विद दिस डिवाइस व्हेन इट्स डिप्लॉयड। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फिनिश एंड उसके बाद चलते हैं अपनी मशीन पर। तो देखिए ये यहाँ से कंटिन्यू हो गया है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से अप्रूव कर दिया, तो ये अभी कंटिन्यू हो गई है। तो गाइज़ यहाँ से मैं विंडोज़ 10 बूट इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर, एंड उसके बाद मैं यहाँ से आपको डेप सर्वर पे शो करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर द पेंडिंग डिवाइस वाज अप्रूव सक्सेसफुली, ये हम लोगों ने यहाँ से अप्रूव कर दिया था, क्लिक ओके। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पर, तो गाइस देखिए यहाँ पर WDS अप्रूव के अंदर ये मशीन आ गई है। यानी हम लोगों ने वहाँ पर क्या मेंशन किया था कि अप्रूव होने के बाद इस WDS अप्रूव फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये मशीन आ जाए, और इसके बाद आप इस मशीन को किसी भी OU में उसको मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अपनी मशीन को कॉन्फ़िगर करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी अनअटेंडेड फाइल अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना है या फिर उस यूज़र के क्रेडेंशियल जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये एक इमेज आ रही है विंडोज़ 10 HR, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड गाइस इसको मैं स्पीड अप कर देता हूँ, यानी कि इससे हमारा टाइम बचेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट विंडो पर ले चलता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो गई है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट जो विंडो आ रही है वो डोमेन यूज़र के साथ लॉगिन करने की आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन टू IT4U, यानी कि ये मशीन ऑलरेडी डोमेन के अंदर ज्वाइन हो चुकी है। और अगर आप इस मशीन का नाम देखना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, / आपको टाइप करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन का नाम। तो यहाँ पर देखिए जो मशीन का नाम हमने अप्रूव किया था IT4U टेस्ट मशीन। तो आप यहाँ पर किसी भी डोमेन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी लॉगिन कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से एंड यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास लॉगिन हो गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेन अकाउंट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो VLC मीडिया प्लेयर, ये एप्लीकेशन हम लोगों ने हमारी कैप्चर इमेज में इंस्टॉल की थी।
एंड और अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ sysdm.cpl यानी कि इस मशीन का नाम एंड ये किस डोमेन में ज्वाइन हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि IT4U.in डोमेन के अंदर ये ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी है और ये हमारे कंप्यूटर का नाम है जो हम लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया था, IT4U टेस्ट मशीन। तो गाइज़ ये देख सकते हैं कि XML फाइल के थ्रू हमारे पास कितना इजी हो जाता है। हम अगर किसी मशीन को डोमेन में ज्वाइन करते हैं तो हमें मैनुअली काम करने की ज़रूरत उस पर नहीं पड़ती, यानी कि हमारा मैनुअल वर्क बच जाता है, यानी कि हमारा मैनुअल वर्क सेव हो जाता है, यानी हमें मैनुअली किसी भी मशीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंपनी इन्वायरमेंट में हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स होती हैं, यानी काफ़ी सारी मशीन्स होती हैं। अगर आप मैनुअली काम करेंगे हर मशीन पे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग XML फाइल यूज़ करते हैं और मशीन को WDS सर्वर से अप्रूव करते हैं, ताकि आपको उस पर्टिकुलर मशीन को एक पर्टिकुलर नाम देके किसी पर्टिकुलर OU में आप उस मशीन को मूव कर सकें। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे WDS सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम लोग इमेज कैप्चर करते हैं और कैसे हम लोग XML फाइल को, अनअटेंडेड फाइल को डेप्थ सर्वर के साथ लिंक करते हैं। तो वो XML फाइल जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप MCSA के टैब में जाके वहाँ से अनअटेंडेड फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपने इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। कि कैसे हम लोग WDS सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली नई MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।